अब देखते हैं हम न्यूटन का तृतीय नियम, और न्यूटन का तृतीय नियम ये क्या होता है? पहले तो हम इसकी परिभाषा समझ ले और उसके बाद में हम इसके न्यूटन के तृतीय नियम की बात करें। देखना, कोई भी वस्तु मान लिया जाए कि मैं इस वस्तु पर आगे की ओर बल लगा रहा हूं, तो ये वस्तु भी इसी वस्तु पर बल लगाएगी। देखना, क्रिया की प्रतिक्रिया जिसको बोला जाता है। सपोज करें कि एक बक्सा है, तो बक्से पर अगर यहां पर अगर एक बल लगाया जाए, 3 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो ये बक्सा भी इस पर 3 न्यूटन का बल लगाएगा, लेकिन बल क्या रहेगी? विपरीत रहेगी। इसकी दिशा क्या है? इसके बल लगाने की दिशा क्या है? 3 न्यूटन है, बाएं से दाएं है, तो बक्सा भी क्या करेगा? इसको 3 न्यूटन का दाएं से बाईं ओर बल लगाएगा। कहने का मतलब यह है कि न्यूटन का तृतीय नियम बोलता है कि जब प्रत्येक क्रिया के लिए उसके बराबर वस्तु परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यही न्यूटन का तृतीय नियम बोलता है। क्या बोलेंगे हम इसकी परिभाषा? प्रत्येक क्रिया के लिए उसके बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है, उसे न्यूटन का तृतीय नियम कहा जाता है। जैसे अगर मान लिया जाए कि हम सड़क पर चल रहे हैं, तो सड़क पर कोई व्यक्ति चल रहा है या हम चल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम आगे किस प्रकार से बढ़ रहे हैं? तो जमीन को क्या करते हैं? हम जमीन को पीछे की ओर धकाते हैं, तब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो क्या हो रहा है? यहाँ पर जमीन को हम पीछे की ओर धकेल रहे हैं, तब ये व्यक्ति क्या हो रहा? आगे की ओर बढ़ रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये जो जमीन है, जमीन को ये व्यक्ति पीछे की ओर धकेल रहा, तो जमीन क्या कर रही है? इस व्यक्ति को आगे की ओर धकेल रहा। मतलब क्रिया, यहाँ पर क्रिया कर रहा है, तो इसकी ये जमीन क्या कर रही है? उसकी प्रतिक्रिया दे रही है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब हम जमीन को पीछे धकेल रहे हैं और हम आगे की ओर जा रहे हैं, तो जितने हम आगे जाएंगे जमीन भी उतनी पीछे जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखना, हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ये क्रिया कर रहे हैं। क्या क्रिया कर रहे हैं? कि जमीन को पीछे की ओर बल लगा रहे हैं, और जमीन क्या कर रही है? हमें आगे की ओर बल लगा रहे हैं। यहाँ पर क्रिया की प्रतिक्रिया का कॉन्सेप्ट अगर हम समझे कि दो चीजें हैं, एक तो जमीन है, जमीन, और एक क्या है? कोई व्यक्ति। क्वेश्चन समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये क्या है? जमीन है। जमीन को ये व्यक्ति क्या करना? पीछे की ओर धकेलना, तो दोनों पर समान बल कार्य करेगा, लेकिन विपरीत करेगा। मतलब ये एफ रहेगा, तो ये क्या रहेगा? माइनस एफ रहेगा। अब हमारा क्वेश्चन ये उठता है कि जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, तो जमीन ने भी पीछे खिसकना चाहिए, क्योंकि जब हम जमीन को पीछे धका रहे हैं और क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया हो रही है। बल बढ़ाने से क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण। और यहाँ पर बल बढ़ाने से यहाँ पर भी क्या होगा? द्रव्यमान गुणित त्वरण। इस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना है? 70 किलो है, और इसका द्रव्यमान क्या है? बहुत अधिक है। द्रव्यमान कितना है? बहुत अधिक है, इसकी तुलना में बहुत ज्यादा अधिक है। जब इसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, और इसका द्रव्यमान बहुत कम है, तो दोनों को बराबर करने के लिए इसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, तो इसका त्वरण नगण्य के बराबर नहीं आ रहा। देखना, मान लिया जाए कि 2 व्यक्ति है, ठीक है? दोनों व्यक्ति क्या है? कुश्ती कर रहे हैं, एक दूसरे को धका रहे हैं। पहला व्यक्ति M1, जिसका द्रव्यमान M1 है, और इसका त्वरण कितना है? A1 है। और दूसरा व्यक्ति जिसका द्रव्यमान M2 है और त्वरण कितना है? A2 है। हम क्या बोल रहे हैं कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे को धका रहे हैं, ये F1 बल लगा रहा है और ये F2 बल लगा रहा है, एक दूसरे को विपरीत बल लगा रहा है, एक इधर से धका रहा है, एक उधर से धका रहा है। मान लिया जाए इनको दोनों को बराबर करना है। मान लिया जाए कि इसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा रहेगा। सपोज करें कि इसका द्रव्यमान 150 किलोग्राम है, ठीक है, और इसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है। अब मेरे को ये बताइए, दोनों का बल बराबर है। ऐसा होता नहीं जनरली, लेकिन हम मान रहे हैं कि 150 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है जो इधर से धका रहा, और उसका त्वरण कितना है? इतना है। इसका द्रव्यमान कितना है? 10 किलोग्राम है, और इसका त्वरण A2 है। दोनों एक दूसरे को धका रहे, बल बराबर काम कर रहा है। न तो ये उसको धका पा रहा, ना तो वो इसको धका पा रहा। अब ऐसा क्यों? जबकि जब ये दोनों बराबर है, तो क्या होगा?
अगर इसका गुणनफल में है ना दोनों, इसका गुणनफल में है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका मान बहुत कम होगा, इसका मान क्या है अधिक है, तो वेग त्वरण क्या होगा कम होगा, और इसका मान बहुत कम है तो त्वरण क्या होगा अधिक होगा, तब तो बराबर हो पाएंगे ना। नहीं है बात समझिए, देखना अगर सपोज करें कि इसका द्रव्यमान 150 किलोग्राम है और इसका त्वरण 1 मीटर प्रति सेकंड, इसका त्वरण प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण है प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, 10 किलोग्राम है, तो इसको त्वरण कितना लगाना पड़ेगा 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तब तो दोनों बराबर होगा। तब कैलकुलेशन करके देखिए 150 और इसका कैलकुलेशन किया तो 150। कहने का मतलब इसका द्रव्यमान ज्यादा तो इसका त्वरण ज्यादा, इसका द्रव्यमान कम तो इसका त्वरण कम, ठीक है, तभी दोनों बराबर होगा। अब यहाँ पर हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ये व्यक्ति क्रिया कर रहा और उसकी प्रतिक्रिया जमीन दे रही है, तो इसका द्रव्यमान क्या है, जमीन का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है किसके द्रव्यमान की तुलना में, इसके द्रव्यमान की तुलना में। चूंकि दोनों बल क्या है बराबर कार्य कर रहे हैं, विपरीत कर रहे हैं, बराबर कार्य कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं इसका द्रव्यमान ज्यादा है तो वेग त्वरण क्या होगा नाम मात्र का होगा या नहीं होगा, मतलब इसकी हम कल्पना नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके तुलना में इसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, इसलिए दोनों क्रिया की प्रतिक्रिया यहाँ पर काम कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि दो चीजें हैं, दो वस्तुएं हैं, एक तो वस्तु जमीन हो गई और दूसरी वस्तु क्या हो गई, ये व्यक्ति हो गया। तो यहाँ पर जो क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है वो एक वस्तु पर नहीं लग रही है, कितनी वस्तु पर लग रही है, दो वस्तु पर लग रही है। तो किस पर, एक तो जमीन पर और दूसरी इस व्यक्ति के ऊपर। तो व्यक्ति क्या कर रहा है, इसको क्रिया कर रहा, तो ये क्या है इसकी प्रतिक्रिया कर रही। तो क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों युगल में होते हैं, दोनों एक साथ लगते हैं, लेकिन ये अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करती है। अच्छा, अब दूसरा अगर एग्जाम्पल देखें कि मनुष्य ने इसको पीछे की ओर धकाया, इसी प्रकार से हम यहाँ पर इसका बोल सकते हैं कि घोड़ा गाड़ी जो होती है, घोड़ा गाड़ी आपने देखी होगी, घोड़ा भी क्या करता है अपनी पिछली टांगों से क्या करता है जमीन को पीछे की ओर धकेलता, तो जमीन क्या करती है उसकी प्रतिक्रिया करती है और उसको आगे की ओर बढ़ाती है और घोड़ा गाड़ी आगे की ओर बढ़ने लगती है। तो यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा कि जमीन को पीछे धकेलता है, तो जमीन को पीछे धकेलता है तो क्या हो गया, इसका द्रव्यमान बहुत कम है और इसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है। अब आप देखना कोई व्यक्ति अगर जमीन पर चल रहा है, अभी यहाँ देखना बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, और यहाँ पर क्या रख दिए, ठीक है, यहाँ पर पत्थर रख दिए, उस पर छोटे छोटे से पत्थर है, छोटे छोटे से इस प्रकार से पत्थर है, और इस पत्थरों के ऊपर से इस व्यक्ति को आगे बढ़ना है। यहाँ पर फिक्स है, कई बार पत्थर नहीं है और प्लेन रोड से चल रहा था ये, तो ये क्या कर रहा था, बहुत भारी वस्तु को पीछे की ओर धकेल रहा था, तो उसका उस भारी वस्तु का त्वरण क्या रहेगा, बहुत कम रहेगा, इसलिए वो वस्तु क्या करेगी, इसका त्वरण बढ़ा देगी। ठीक, अब छोटे छोटे जब टुकड़े हैं और इस छोटे छोटे टुकड़ों के ऊपर उस व्यक्ति को चलना है, क्या करेगा, चल पाएगा बहुत अच्छे से, इतनी जिस स्पीड से चल रहा था इतनी स्पीड से चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। क्यों, इसका द्रव्यमान बहुत अधिक है, इसका द्रव्यमान बहुत कम है। तो जब ये इसको प्रतिक्रिया करेगा तो ये इसका त्वरण ज्यादा होगा और इसका त्वरण बहुत कम होगा। सिंपल बात है, क्रिया प्रतिक्रिया ये क्या होगी, बराबर होगी। इसका मतलब इसका द्रव्यमान और त्वरण को यही लिख रहा हूं मैं, और इसका द्रव्यमान m1 a1 m2 a2 दोनों भी बराबर होगा। इसका गुणनफल और इसका गुणनफल दोनों को बैलेंस करना है ना, बराबर करना है। इस वस्तु का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है तो इसका त्वरण ज्यादा होगा, इसका द्रव्यमान बहुत कम है तो इसका त्वरण कम होगा। सिंपल काम है। इसी प्रकार से हम अगर एक बार किसी बच्चे ने क्वेश्चन भी पूछा था, बच्चे ने ये बोला कि जब हम बंदूक चलाते हैं, आपने बोला है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, ठीक है, जब हम बंदूक चलाते हैं तो इसमें से गोली निकलती है, उसका एक तोरण से गोली निकलती है, और जब गोली निकलती है तो उसी तोरण से बंदूक में भी यहाँ पर मारना चाहिए और हाथ तोड़ देना चाहिए।
सही बात है, सही क्वेश्चन है, क्योंकि प्रतिक्रिया जितना, अगर हम यहाँ पर बंदूक की बात कर रहे हैं तो ये बंदूक क्या करेंगी, जितने तेजी से, जितने वेग से जितनी क्रिया इधर होगी उसकी प्रतिक्रिया इधर होगी। मतलब जितना बल इधर की ओर लगेगा उतना ही बल इधर की ओर लगेगा। तो उसका क्वेश्चन भी सही है और उसका कहना भी सही है, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया क्या होगी, बराबर होगी। सपोज करें कि बंदूक का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है और इसका द्रव्यमान, क्योंकि ये क्या होगा, द्रव्यमान गुणित त्वरण होगा, m1 a1, और इसका भी द्रव्यमान गुणित त्वरण होगा। बल की का कैलकुलेशन कर रहा है, विपरीत है इसलिए ऋणात्मक होगा तो ये धनात्मक होगा, ये ऋणात्मक तो ये धनात्मक। क्लियर? चिन्ह की अब अभी बात नहीं कर रहे, दोनों को हमें क्या करना है, बराबर करना है। ये 10 किलोग्राम की वस्तु है, 10 किलोग्राम, ठीक है, और इसका जो गोली का द्रव्य वजन है वो 10 ग्राम है, इससे 1000 गुना कम। तो ये 10 है, 10 किलोग्राम है और इसका क्या है, 10 ग्राम है, मतलब 1000 गुना इसका द्रव्यमान कम है। अब दोनों बराबर कहां से होगा, 10 ग्राम और 10,000 किलोग्राम, ये कितना है, 10,000 ग्राम है, या तो इसको बोल सकते हैं हम कि 0.001 किलोग्राम, ठीक। और एक जीरो आएगा ना, और एक जीरो आएगा 1 किलोग्राम। क्या हो रहा, इसकी तुलना में इसका जो द्रव्यमान नगण्य है, इसका मतलब इसका जो वेग होगा इसकी तुलना में बहुत कम होगा, तब तो दोनों बराबर हो पाएंगे। हमें दोनों को बराबर करना है, ये बहुत छोटा मान है, ये बहुत बड़ा है, तो हमें त्वरण का मान यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ त्वरण का मान कम होगा।